हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो केमिस्ट्री की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको आज बड़ा बेसिक सा चैप्टर्स है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चैप्टर भी माने जाएंगे इनको, क्योंकि ये जो है रूडिमेंट्स, हमारे बेसिक्स जो तैयार करेंगे वो यहीं से ही तैयार होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप पीरियोडिक टेबल वगैरह जो मैं इन डेप्थ कवर करवाऊँगा आगे, वो तभी समझ आएगा जब आपको ये बेसिक से सेक्शन आपको पता चल जाए। तो देखिए, आज हम जो है परमाणु, अणु, इनकी परिकल्पनाएं क्या होती है, किसने क्या बताई, ये सभी की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है परमाणु, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉम। देखो, एटॉम इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब ही क्या होता है, एटॉम। टॉम का मतलब जिसे काटा जा सके। ए का मतलब क्या होगा, ए लग गया नेगेटिव प्रीफिक्स है, इसका मतलब जिसे फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सके, काटा न जा सके, वही क्या है, परमाणु है। ठीक है, परमाणु के खोजकर्ता कौन है, जॉन डाल्टन। ये सारे एक एक पॉइंट जो है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन ये वन लाइनर पेपर में बहुत ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगला जो है वो है, यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। कोई भी पदार्थ रखा है ना, मान लीजिए मेटल है, मान लीजिए आयरन का कोई भी आपके पास टुकड़ा है, तो उसका सबसे सूक्ष्मतम जो भाग है वो परमाणु कहलाता है ना। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो ये बात पता चल गई। जैसे H2O जिसे हम लोग जल बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दो, मतलब H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे, है ना। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यूरिया, जो यूरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, वो भी अपने आप में एक क्या है, अणु का ही प्रकार है। हमने कई सारे अणुओं के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है, तो वो आप जरूर लेक्चर्स देख लेंगे। अब देखिए क्या होता है, परमाणु का सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होता। जब ये स्वतंत्र अवस्था में फ्री है तो कोई मतलब नहीं है। परमाणु एक दूसरे से रिएक्ट कब करेगा, जब उसका बाह्यतम कक्ष को पूर्ति करने के लिए क्या होता है कि परमाणु जो है दूसरे किसी अन्य तत्व से साझा करता है या आदान प्रदान करता है, तो वहाँ पर परमाणु जो है वो अणुओं का निर्माण करना शुरू कर देगा। और जब ये प्रोसेस क्रिया शुरू हो जाएगी तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए, परमाणु के तीन जो हैं वेरी मोस्ट, है ना, बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक कण कहते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आप सभी को पता है वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये तो इनमें सबसे हल्का है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जो परमाणु का जो केंद्रक होता है, जो सबसे भारी होता है परमाणु में, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, केंद्रक। तो ये बात देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है परमाणु का, और ये जो चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि जो है ना, देखिए इस डायग्राम में आपको क्या है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस डायग्राम में देखिए आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये वाली, है ना। इसके अंदर क्या चल रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस का भाग है, और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। जैसे आप देखते हैं ना, सूर्य के कई करोड़ों किलोमीटर, लगभग है ना, लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर, है ना। तो इतना किलोमीटर दूर जैसे अलग अलग पिंड, तारों के चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध ग्रह चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर, तो इस तरह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, परमाणु का जो व्यास होता है, द डायमीटर ऑफ एटॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। जो डायमीटर है वो 10⁻⁻10 में मापी जाती है, लेकिन नाभिक बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसीलिए 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻15 जो है ना, इस लेवल पे जो काम किया था ना नाभिकों के ऊपर, वो एनरिको फर्मी ने किया था, इसीलिए 10⁻⁻15 को फर्मी मीटर कहा जाता है। जबकि 10⁻⁻10 को क्या कहा जाता है, आंगस्ट्रॉम। ये बहुत छोटे मात्रक होते हैं। और आपको पता होगा नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर है।
है ना, ये मीटर में होता है हमेशा। आपसे पूछा जाए माइक्रोमीटर क्या होता है तो 10⁻⁻6 मीटर, तो ये मैंने माइक्रोमीटर होता है। मिलीमीटर क्या होता है तो मिलीमीटर आपको पता होना चाहिए, 10⁻³ ये मीटर में मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए। तो आपको क्या पता चल गया, फर्मीमीटर जो है 10⁻⁻15 और आंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है। ये जो टेबल है ये बहुत से पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो खोजा गया था वो इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। 1897 में 1897 में जो जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो भार है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा द्रव्यमान याद रखना है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसका मतलब ही आप समझ रहे हैं 10⁻31, तो ये कितना हल्का है ना पार्टिकल होता होगा। हाउ स्मॉल दिस सब एटॉमिक पार्टिकल है ना। इसके बाद में बात आ रही है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को एक बात याद रखना, मैं दोनों बातें लिखवा देता हूँ। प्रोटॉन को 1911 में भी और प्रोटॉन को 1919 में भी, है ना, 1919 में भी। तो देखिए जो है रदरफोर्ड ने जो है ना, गोल्डस्टीन जो है, रदरफोर्ड ने तो केवल बताया था कि 1911 में जो है इस तरह से कुछ होना चाहिए, लेकिन गोल्डस्टीन ने उनको एक्चुअल में खोजा तो 1919 में जो है प्रोटॉन की खोज हुई है। तो प्रोटॉन की जो भार है वो 1.672, देखो ये बात याद रखनी पड़ेगी, 1.672 × 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन में कितना था -31, 1.672। और इससे थोड़ा सा ही भारी न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पे हमेशा क्या है, पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिपीट करता हूँ। गोल्डस्टीन ने 1911 में बताया था कि भाई है ना प्रोटॉन जैसा कोई चीज़ होती है, लेकिन इसका जो प्रूफ दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसीलिए प्रोटॉन के असली खोजकर्ता रदरफोर्ड माने जाते हैं। पॉइंट क्लियर है। इन्होंने परिकल्पना दी थी गोल्डस्टीन ने कि ऐसा कुछ है ना नाभिक के अंदर कुछ पाया जाता है हैवी हार्ड। ठीक है, तो अब बात आ रही है न्यूट्रॉन की। जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है। 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया, और ये उदासीन सब एटॉमिक पार्टिकल है। और ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है। कितना भारी है, 1.675 है, वहाँ पर 1.672 था, ये 5 है, लेकिन 10⁻⁻27 ही है। तो ये सारी जो टेबल है इसका, ये टेबल के ऊपर कई सारे प्रश्न है ना, कई बार एग्जाम में बने, तो ये आपको जरूर रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके खोजकर्ता वगैरह। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन बहुत भारी है। कितना गुना, लगभग 1836 गुना। कई किताबों में आप इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ में 1840 गुना कई बार किताबों में बता दिया जाता है, जो कि लगभग इसके बराबर है। राउंड ऑफ कर दिया, ये 36 को 40 बना दिया। पॉइंट क्लियर है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1836। जब 1836 से गुणा करेंगे एक इलेक्ट्रॉन का, तब हमें प्रोटॉन के भार के बराबर जो है भार मिलेगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल गया कि जब भार का, द्रव्यमान का क्रम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा भारी तत्व कौन सा होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन सबसे भारी है, जिसको लगभग प्रोटॉन के बराबर बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये और भी भारी है। उसके बाद प्रोटॉन है, और सबसे हल्का जो है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता बताइए। और मुझे बताइए कि व्हाट इज, है ना, हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स बोसोन क्या था? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हिग्स बोसोन किससे रिलेटेड है? और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता बताइए। तो देखिए
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, बस केंद्र में सबसे ज़्यादा भार होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो केंद्रक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन ठीक है उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड, इलेक्ट्रॉन के बादल होते हैं जो चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो परमाणु का 99% जो भार है वो नाभिक में, है ना। 99 क्या, 99 से भी कई गुना ज़्यादा, 99 तो बहुत है ना, 99 पॉइंट कुछ जो है ना, इतना ज़्यादा जो है नाभिक जो है मेनली केंद्रक इसमें रहता है, ठीक है। परमाणु भार नाभिक भार के लगभग बराबर कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के भार को जो है हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। जो परमाणु के केंद्रक में भार है वही परमाणु भार कहलाता है। तो इसका मतलब परमाणु भार क्या कहलाएगा? यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी तत्व का एटॉमिक वेट क्या होगा? प्रोटोनों की संख्या, जैसे मान लीजिए किसी में 10 प्रोटोन है, 10 ही न्यूट्रॉन है, तो वो और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को लगभग बराबर मानते हैं, तो लगभग इसका भार कितना माना जाएगा? 20 माना जाएगा। और एक बात याद रखना, एक प्रोटोन के भार को 1 है ना AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट और उसका वेट कितना होता है? बताइए। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो प्रोटॉन के भार के बराबर होगा, हाँ या ना? थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ पढ़ी है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैंने बता दिया द्रव्यमान के क्रम के अनुसार। और नाभिक के खोजकर्ता भी रदरफोर्ड को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रेक्षण किया था, और तब जब इन्होंने जो है ना बहुत ही तीक्ष्ण बौछारें फेंकी एक तत्व पर, तो क्या हुआ कि तत्व से अधिकांश जो है ना बौछारें वो तो सीधी निकल गई, कुछ बौछारें ना टकरा के वापस उल्टी दिशा में लौट आई। तब पता चला केंद्र में कोई बहुत ही ज़्यादा भारी कोई वस्तु है। तो ये जो है नाभिक के जो खोजकर्ता है वो रदरफोर्ड है। तो नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। तो हम लोग और आगे चलते हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए नाभिक के खोजकर्ता आपको क्लियर हो गया। अब बात आ रही है परमाणु क्रमांक की। तो जब भी परमाणु क्रमांक आए तो याद रखना इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो प्रोटॉनों की संख्या है तत्व में वही परमाणु क्रमांक होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको मैं एक बहुत शानदार बात बता देता हूं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो जो है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। और वर्तमान में जो है कुल 118 तत्व खोज लिए जा चुके हैं। इसका मतलब जो 118 तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन पहला तत्व है, हीलियम दूसरा है, लिथियम तीसरा है, बेरिलियम चौथा है, बोरोन पांचवा है। तो इस तरह से जो 118 तत्व, 118वां तत्व ऑर्गेनाइजेशन है। तो सभी में पहले ही हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है। इस तरह से 118 तत्वों में अलग अलग में सब में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। इसी आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया था। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के खोजकर्ता कौन हैं, और पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, उनका भी नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है उसको याद रखना, A से रिप्रेजेंट करता है, जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या A है, और A किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो A किसके बराबर हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो आपको ये बात एक याद रखनी है। और हमेशा याद रखना जो एटॉमिक जो वेट है ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, परमाणु भार जो है वो हमेशा परमाणु क्रमांक है ना Z से बड़ा होगा। तो हमेशा A जो है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z। तो ये बात आपको एक पता चल गई। चलिए आगे चलते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हमेशा बराबर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि इसका एक केंद्रक है, और हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो इसके बाहर कितने कुल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आवेश नहीं हो, तब आवेश है तो ये क्वेश्चन अलग हो सकता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सदैव बराबर होगी। तो आपको क्या क्या पता चल गया कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होगी यदि वो आवेश रहित है। हमेशा परमाणु भार परमाणु क्रमांक से बड़ा या बराबर होगा और परमाणु क्रमांक जो हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपको एक तत्व दिखाई दे रहा है, ये कार्बन डेटिंग में भी है ना, कार्बन 14 का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे कार्बन के बारे में याद रखना C12, एक्चुअल तो कार्बन ये है, एक कार्बन है 13 और एक है C614। तो ये जो है इसका समस्थानिक रूप है, याद रखना। तो जो ये कार्बन 14 है ना, ये इसमें आप प्रोटॉनों की संख्या, आपको पता है कि जो नीचे लिखा है वो प्रोटॉनों की संख्या है और जो ऊपर लिखा होता है ना ये हमेशा परमाणु भार होता है ना। तो जब भी हम परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे, परमाणु भार क्या होता है हमने देखा था, परमाणु भार जो है A वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। अब आपको परमाणु भार कितना दिया हुआ है 14 और ये जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जैसे ही 14 में से 6 को घटाएंगे, जब ये यहाँ आएगा तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारे को देखो प्रोटॉन की संख्या तो जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए दोनों बराबर आ गए। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिले। तो ऐसे ही आप लोग आराम से बता सकते हैं कि जो ये वाला क्वेश्चन है यूरेनियम वाला, तो इसमें परमाणु भार कितना है, एटॉमिक वेट यूरेनियम का 235, परमाणु क्रमांक कितना है, प्रोटॉनों की संख्या 92 है। अब देखिए है ना 92 परमाणु ये हो गया। अब देखिए क्या है कि जैसे आपको पता है ये परमाणु, आपको ये बात पता है आपको ये बात पता ही है कि जो है ये प्रोटॉनों की संख्या, तो ये प्रोटॉनों की संख्या ये आ गया, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे 235 में से 92 घटाएंगे तो हमको किसकी संख्या मिल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आ गया होगा। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाने पर, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को घटाने पर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब यदि किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निष्कासित होगा, चूंकि नेगेटिव निकला है तो उस तत्व पर हमेशा धनायन बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके कारण जो तत्व है वो धनायन बन जाते हैं। तो जैसे आपको सबको दिख रहा होगा कि Na+, K+, एल्यूमिनियम +3, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने आप को सेटिस्फाइड होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और अपने अष्टक नियम को, ऑक्टेट नियम को पूरा कर लेगा और अपनी सैचुरेशन, अपनी साम्य स्थिति में आ जाएगा। तो हर एक तत्व जो है अपने बाह्यतम कक्ष में जो है ना 8 या 18 ऐसे करके संख्या में, या 2 इस तरह से तत्वों की संख्या रखना चाहते हैं। ये सब मैं आपको आगे भी क्लैरिफाई कर दूंगा। अब यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अभी जब नेगेटिव ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, है ना, कार्बोनेट -2, सल्फेट -2, नाइट्रेट -2, है ना, और फॉस्फेट तो ये -3। तो ये सब है ना इनकी संयोजकता है ना, संयोजकता कहते हैं इसे, है ना, वैलेंसी। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। ये सब बेसिक बातें चल रही है, बेसिक बातों का आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे। वह इलेक्ट्रोड जो एनायन, धनायन को आकर्षित करता है एनोड कहलाता है। जो है ना एनायन कौन है, जो ऋणायन को आकर्षित करता है। अब जो माइनस को कौन आकर्षित करेगा, प्लस वाला, तो ये जो है वो एनोड है। तो एनोड पे हमेशा चार्ज किसका रहेगा, प्लस का, लेकिन आकर्षित किसको करेगा, ये माइनस को आकर्षित करेगा। और है ना, तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड जो एनायन
है ना, एनायन का मतलब ऋणायन को आकर्षित करता है, एनोड कहलाता है, जो एनायन को आकर्षित कर रहा है। जब ये माइनस को आकर्षित कर रहा है तो इसके ऊपर धनात्मक चार्ज होगा। वह इलेक्ट्रोड जो धनात्मक कैटायन को अपनी ओर आकर्षित करता है वो कैथोड कहलाएगा। जब ये पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये सब बनता कैसे है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके ऊपर क्या करते हैं, एक बैटरी लगाई जाती है ना, और इस बैटरी से जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाया जाता है इस तरह से। तो बैटरी लगाई जाती है ताकि है ना अलग अलग रॉड पर अलग अलग है ना छड़ों पर धनात्मक और ऋणात्मक बनाया जा सके, ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से क्या है, हम अलग अलग जो पदार्थों को, धातुओं को निक्षेपित कर सकते हैं और इस तरह से धातु का शुद्धिकरण भी होता है। और इसी तरह से जो लोहे में जंग ना लगे तो उसके ऊपर जो जिंक की एक परत जिंक की जो एक परत चढ़ाई जाती है, वो परत जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से ही चढ़ाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। किसी भी तत्व का सूत्र कैसे बनेगा, तो मान लीजिए किसी तत्व के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है +3 संयोजकता है। +3 का मतलब है कि जो है ये जो है तत्व ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, और इसके ऊपर -2 है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, जब मैं इसको तो 3 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और इसको किससे गुणा कर दूं 2 से, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6। तो अब देखिए दोनों यहाँ पर 2 तिया 6 क्या हो गया, प्लस का 6 और 3 दूनी माइनस का 6। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब ये जब रिएक्ट कर सकते हैं तो हमने क्या देखा कि जो 1 से गुणा किया था वो 2 से किया था, इसका मतलब क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा, A2B3 ये बनेगा सूत्र, है ना। तो इस तरह से क्या है सूत्र बनते हैं। पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए, तो इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला, जब A की संयोजकता +2 है और B की संयोजकता -1 है, तो इन दोनों में बैलेंस कब होगा, जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा, 2 एकम 2 माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया और ये प्लस का 2 आ गया। तो B को 2 बना दिया, देखो B 2 कर दिया और A सिंगल कर दिया। तो इसी तरह से है ना कैल्शियम फॉस्फेट, और ये सूत्र पता है आपको कैल्शियम फॉस्फेट किसका है, हमारी हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, ये उसी का सूत्र है, Ca3PO4 का होल ट्राइस। क्यों, क्योंकि इसकी 3 संयोजकता है इसलिए यहाँ पर तो 3 आ गया, इसकी 2 संयोजकता इसलिए 2 से, और दोनों की वैलेंसी को बराबर किया जाता है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन आज मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कि देखिए जब भी कोई तत्व है ना, जब भी कोई तत्व जो है उच्च कक्षा मतलब ऊपर वाली कक्षा से निम्न कक्षा में आता है ना, हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जंप करता है, तो हमेशा याद रखना ये उच्च कक्षा में हमेशा एक्साइटेड स्टेट में है और लो में हमेशा क्या है, लो एनर्जी में। तो जब भी हाई से लो में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी, क्योंकि ये हाई एनर्जी में था, तो ऊर्जा का क्या होगा, निष्कासन या उत्सर्जन होगा, एक्सक्रीशन होगा। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है तो उसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वो एक्साइटेड जो ऑर्बिट है वहां पर जा पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी तत्व उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब भी निम्न कक्षा लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जाता है ना, निम्न ऊर्जा वाले से उच्च ऊर्जा वाले में जाता है तो क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तो ये एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर आपको है ना ये पूरे तत्वों की कक्षा दी हुई है ना, KLMNO ये जो कक्षा दी रखी है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर वाली कक्षा में अपन को पता ही है सबसे ऊपर वाली कक्षा में ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, तो ये बात याद रखना। तो हमेशा ऊपर है ना KLMNOP इस तरह से चलता रहता है ऊपर, ठीक है। तो अब जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है ना जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कि जो कक्षा ऑर्बिट है वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, एक फिक्स पाथ होता है। जैसे पृथ्वी, जैसे बुध ग्रह, जैसे शुक्र ग्रह, इनका अपना एक सूर्य के चारों ओर पाथ है, उसी तरह से इनका भी पाथ होता है। तो वो जो पाथ के चारों ओर घूमता है वो एक फिक्स निश्चित पाथ होता है, और
जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षा में घूमते हैं, इनका भी फिक्स होता है। तो ये जो परिकल्पना है, इनके अपने ऊर्जा स्तर होते हैं, इनके अपने एनर्जी स्टेट होते हैं। यह परिकल्पना नील्स बोर ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूमता है उसकी परिकल्पना। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए ये फॉर्मूला जो है ना, आपको ये वाला फॉर्मूला ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला 2n स्क्वायर फॉर्मूला है ना, 2n स्क्वायर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसी भी nth कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप याद रखना। देखिए जब भी, देखिए मैं बहुत अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। देखिए छोटे में बनाता हूँ। ये किसी का नाभिक है, नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये फिर तीसरी कक्षा, ऐसे। तो जो पहली कक्षा है, फर्स्ट कक्षा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, आपको वैसे भी बेसिक पता होगा, 2 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में आप सभी को पता होगा, थोड़ा भी बहुत पढ़ा है बचपन में, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा, तो आप एक फॉर्मूला निकाल लीजिए, 2n स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है, कौन सी भी कक्षा की बात की जा रही है। पहली कक्षा की बात की जा रही है तो n की जगह 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको, अधिकतम 2। दूसरी कक्षा में चलते हैं, दूसरी कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में दूसरा है तो n का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो ये 4 8 आ गया, है ना। तृतीय कक्षा में अधिकतम कितना होगा, 18। चतुर्थ में कितना होगा, 32। यदि आपसे कभी पूछ ले कि फिफ्थ जो ऑर्बिट है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है ना, तो आप क्या आंसर देंगे, 2n स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 दूनी 50। तो पंचम फिफ्थ ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको 50 आंसर देना है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो 6th ऑर्बिट है और 7th ऑर्बिट है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपको न्यूमेरिकल किसी भी क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात आ रही है, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की ही बात कर दी, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है तो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक होगी, उसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना। ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको पता है। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, और सम्मिलित रूप से इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। किसको, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो mgh और हाफ mv² ये फिजिक्स में भी आएगा आपके, तो वहाँ पर और मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको बहुत शानदार बात बता रहा था, एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की जो वेट है वो एक AMU कहलाता है। तो एक AMU कितने के भार के बराबर होता है, 1.67। यदि 1.672 है, 2 आ जाए तो ये प्रोटॉन है, 1.675 है तो ये न्यूट्रॉन है, इसीलिए न्यूट्रॉन भारी होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और यदि इसको ग्राम में निकाला जाएगा तो 1000 का जो है इसका गुणा हो जाएगा इसमें, और इसीलिए ये जो है ना 27 माइनस में कम हो जाएगा, तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। एक AMU को ही डाल्टन कहते हैं, और डाल्टन ने पहली बार जो है परमाणु को खोजा था। तो परमाणु का भार कितने के बराबर होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या इंटू AMU। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, आपको पता है ना, किसी की भी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो हम लोग यदि हम लोग हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो कुल एटॉमिक मास कितना हो गया, 4, और 4 गुणा AMU कितना है, 1। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा, हीलियम का 4, है ना, हीलियम का परमाणु भार 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपके साथ में कुछ मैं बेसिक चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु भार 1 है ना। परमाणु भार कौन सा होता है, जो ये ऊपर लिखा होता है वो परमाणु भार, और नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर 1 आ गया परमाणु भार, इसका 14 है, इसका 16 है, और 16 कैसे आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप बता सकते हैं ना न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ऑक्सीजन में, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये परमाणु भार है, जबकि ऑक्सीजन हमेशा
ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलती है, ऑक्सीजन कभी भी फ्री ऐसे नहीं मिलता है। तो जब एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो ऑक्सीजन गैस का 32 हो जाएगा। एक नाइट्रोजन का भार 14 है तो नाइट्रोजन गैस का 28 दुगना हो जाएगा। एक हाइड्रोजन है, उसका जो है हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो ये दुगना हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो परमाणु का जो आधार माना है ना, वो हमेशा हमने कार्बन 12 को माना है। तो परमाणु भार जो है कार्बन का कितना होता है, 12 डाल्टन। तो किसी भी कार्बन अणु का परमाणु भार कितना हो गया, चूंकि उसका परमाणु भार 12 है तो 12 AMU, तो 12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम ये होता है। तो जब ये 12 है तो इसके अंदर यदि 12 का भाग देंगे तो 12 से 12 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 डाल्टन। तो परमाणु भार की परिकल्पना कैसे निकाली, तो उसका आधार याद रखना, परमाणु भार को कार्बन 12 के आधार पर निकाला जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आता है। तो कार्बन के परमाणु भार का 12वां भाग, मैंने बोला ना 12 से है ना, जब कार्बन जो है 12 का है, 12 परमाणु भार है इसका 12 डाल्टन, तो 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमने बेस क्या मान लिया है, इसका आधार क्या मान लिया है, हमने 12 मान लिया है। और इसीलिए कार्बन परमाणु के भार का जो 12वां भाग है वो एक AMU कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो ये लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बात आ रही है एक आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक है 666, ये तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। देखो दिख रहा होगा आपको, इसमें 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, तो ये क्या है, समस्थानिक कहलाते हैं। मैं आपको एक बहुत शानदार और उदाहरण बताता हूँ। यूरेनियम 92 233, यूरेनियम 92 235 है ना, 235, और यूरेनियम 92 238। तो ये जो है हमको प्राकृतिक रूप से ये मिलता है, लेकिन परमाणु विस्फोट करवाने के लिए हम लोग रिएक्टर में यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, इनमें परमाणु क्रमांक आपको दिख रहा है 92, लेकिन परमाणु भार 235, 233 और 238 है। तो इसीलिए ये भी तत्व क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप माइनस करेंगे तो जो है प्रोटोनों की, ये तो प्रोटोनों की तो संख्या है, तो प्रोटोनों की संख्या तो समान, लेकिन इनमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 233 में से जो है 92 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा, 141। ये कितना आएगा, 235 में से 92 घटाएंगे तो 143, और 238 में से 92 घटाएंगे तो क्या आएगा, 146। तो आपको दिख रहा है ना, प्रोटोनों की संख्या अलग अलग आ रही है। तो जब प्रोटोनों की संख्या तो समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तब भी वे समस्थानिक कहलाते हैं। या परमाणु क्रमांक की संख्या तो समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान या भार की संख्या अलग अलग हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। इसका बेहतरीन जो उदाहरण है वो आपको मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये भी क्या है, 1H1 1H2 1H3 है ना। तो ये सभी क्या है, समस्थानिक है। तो इसके बाद का जो लेक्चर है हम लोग आगे देखेंगे, और केमिस्ट्री के इस सीक्वेंस में आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको जो है पीरियोडिक टेबल वगैरह में भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।